साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, अगर आप एक लड़ रहे हैं चेक का मुकदमा और उससे आप बरी भी हो गए हैं, इसके बावजूद भी आपको प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ सकती है रिगार्डिंग द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो क्या है ट्रबल, उसको हम समझेंगे। क्या है सॉल्यूशंस, उस पर काम करेंगे। और किस प्रकार हमें बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, इस पर जो है हम काम करेंगे। आप ध्यान से बात को समझिएगा और फिर नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जब भी आपको ये ट्रबल आए तो आप बिना घबराए उस समस्या का जो है सामना कर सकें। और आपके जो राइट्स हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है, इस बारे में भी मैं आपको स्पेसिफिक डिटेल्स जो है देने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं प्रॉब्लम को। किसी व्यक्ति विशेष पर जो है मुकदमा हुआ धारा 138 NI 8 में। कोर्ट ने जो है इसको सम्मन किया, वो हाजिर नहीं हुआ। फिर कोर्ट क्या इशू करेगा? जमानती वारंट, उससे भी जो है हाजिर नहीं हुआ। फिर कोर्ट क्या इशू करेगा? गैर जमानती वारंट, उससे भी जो है हाजिर नहीं हुआ। फिर कोर्ट के पास जो है आखिरी विकल्प होता है कि उस व्यक्ति विशेष को डिक्लेयर किया जाए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जब भी व्यक्ति विशेष डिक्लेयर होगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो लाजमी सी बात है पुलिस जो है कार्रवाई करेगी धारा 174A IPC में, जो कि वर्तमान में हो गया धारा 209 BNS। जिसका परिणाम क्या फेस करना पड़ता है हमें कि अगर राजीनामा हो भी गया है, जो मेन केस है खत्म हो भी गया है, तब भी ये कार्रवाइयां जो है खत्म नहीं होती। जो परिवादी है वो तो अपना पैसा लेता है और भाग जाता है, और अंत में हमको ही जो है नुकसान भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले जो कंसर्न केस फाइल है उसको इंस्पेक्ट करें और ये जाने कि कोई कार्रवाई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की पेंडिंग है या नहीं है। अगर पेंडिंग है तो उसे खत्म करना भी आवश्यक है, अदरवाइज हमें ही कॉन्सिक्वेंस फेस करना होगा। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका राजीनामा होगा तो राजीनामे में सिंपल जो है केस को विड्रॉ नहीं करवाना है। आप एक प्रॉपर जो है कॉम्प्रोमाइज डीड लिखेंगे एज पर सेक्शन 147 ऑफ NI 8, जिसमें 5 बातों को स्पेसिफिक करना आवश्यक होता है। सबसे पहली बात कि जो परिवादी पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है इसका राजीनामा हो चुका है। इस बारे में परिवादी का पूरा नाम, उसका पूरा स्पेसिफिकेशन, मीन्स जो उसके वल्द साहब है, मीन्स जो फादर साहब है उनका क्या नाम है, उसका सकी मीन्स उसका एड्रेस क्या है, वो पूरा स्पेसिफिक कर लें। और यही बात लिखें आरोपी के लिए भी, और सपोर्ट करें इस सबरमेंट को विद द हेल्प ऑफ ID प्रूफ। फिर जो कंसेंट चेक नंबर है जिसके तहत ये मुकदमा हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स को जो है स्पेसिफिक करते हुए ये लिख दें कि जो चेक अमाउंट है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है कंसेंट परिवादी ने। और जो भी आप भुगतान करते हैं कॉम्प्रोमाइज राशि का, भुगतान कैश ना करें, भुगतान आप खाते में करें, क्योंकि बाद में नट सकता है परिवादी कि मुझे अमाउंट जो है प्राप्त नहीं हुआ, मेरे साथ जो है धोखा हो गया। क्योंकि हमें लिंक एविडेंस भी साथ साथ बना के चलना होगा। और तीसरी बात उसमें यह भी स्पेसिफिक कर लें कि अब अन्य कोई अमाउंट, जैसे कि कोई इंटरेस्ट का अमाउंट जो लिटिगेशन में खर्चे हुए हैं परिवादी के, वो तक पेंडिंग नहीं है। एडवोकेट फी भी जो है पेंडिंग नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि धारा 400 BNSS में कोर्ट जो है मुआवजा के साथ साथ जो कंसर्न एडवोकेट फी है, जो लिटिगेशन फी है, उसको देने की भी ऑर्डर कर सकता है। हमें एक एक पहलू पर काम करना होगा, चीजों को आसान बनाना होगा, अदरवाइज हमें जो है पैनिक फेस होगा। चौथी बात लिखना पड़ेगा हमारे को कि मैटर जो है अब सेटल हो चुका है। अब यह चाहता है परिवादी कि जो कंसर्न आरोपी है इसको दोष मुक्त किया जाए। क्लियर है बात है? कोई भी कंपाउंडिंग फी या कोई भी कंपाउंडिंग चार्जेस कंसर्न आरोपी पे इंपोज ना किए जाए, इस संबंध में भी जब दरख्वास्त करेगा आरोपी कोर्ट से, तो उसमें पूर्ण कोऑपरेट करेगा कंसर्न परिवादी। और परिवादी विश्वास दिलाता है, ये भी हमें जो है मेंशन करना होगा कि कोई भी कार्रवाई इन नेचर ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग पाई जाती है तो उससे खत्म कराने की जिम्मेदारी भी परिवादी की होगी। इसके लिए जो खर्चा होगा वो परिवादी वहन करेगा, और इस पूरी कार्रवाई में जो है सहयोग करेगा वो कंसर्न अक्यूज का, अगर उसे हाईकोर्ट जाना पड़ता है तो इस तरह की प्लीडिंग से, अवरमेंट से हमने बांध दिया परिवादी को। और ये बंदिश जो है रिलेवेंट है धारा 15 BSA में, धारा 121 BSA में। और एक काम और कीजिएगा कि जो कंसर्न कॉम्प्रोमाइज डीड है उसके सपोर्ट में एफिडेविट्स को भी रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इनकेस नट गया परिवादी, भाग गया, या वो
अपने वायदे से मुकर गया तो उस पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कार्रवाई भी कर सकते हो कि उसने कोर्ट को जो है मिसलीड किया और झूठे अवर्मेंट्स दिए, इसका नुकसान जो है भुगतना पड़ा कंसर्न अक्यूज को। और जो कंसर्न केस फाइल है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप तत्समय लेकर रखिएगा, क्योंकि अगर भविष्य में मालूम पड़ा आपको कि कार्रवाई पेंडिंग है इन नेचर ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो इसे खत्म कराना होगा, ये स्यू मोटो खत्म नहीं होती। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें हाईकोर्ट जाना होगा, जिसके लिए कानूनी प्रावधान है धारा 528 BNSS। लीगल पॉइंट क्या है कि अगर चेक का मैटर है कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंटल में जो कार्रवाई है 174A IPC की, उसको पोषणीय नहीं रखा जा सकता, इट इज लायबल टू बी सेट असाइड इन क्वेस्ट। इस बिंदु पे 3 महत्वपूर्ण जजमेंट है, एक तो है मोहम्मद हनीफ का, दूसरा है बलदेव का और तीसरा है अशोक मदान का, और तीनों ही फैसले ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के। और इसके अलावा जो रेसिडेंट फैसला है वो सेम हाईकोर्ट का है। तो इसलिए अगर राजीनामा हो गया है, आप एक्विटल हो गए हैं, तो हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि 174A IPC कार्रवाई जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। तो इसलिए ये बात आप स्पेसिफिक कर लीजिए, अगर आपको जाना पड़ा हाईकोर्ट, जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सबसे पहले केस का हवाला आएगा, फिर कॉम्प्रोमाइज डेट का हवाला आएगा, फिर उसमें आप जो है एक्विटल हो गए उसका हवाला आएगा, और क्यों ये प्रोसीडिंग्स प्रोसेस का अब्यूज है इस कॉन्टेक्स्ट में जो लीगल पोजीशंस हैं जो मैंने बताई आपको उसका हवाला आएगा। और जब भी आप सर्टिफाइड कॉपी ले रहे हैं, मैं पुनः आपको लिखा देता हूं कि उसमें आप जो कंसर्न कंप्लेंट है उसकी कॉपी लेंगे, जो कॉम्प्रोमाइज डीड है उसकी कॉपी लेंगे, जो एफिडेविट है उसकी कॉपी लेंगे, और जो कंसर्न कॉम्प्रोमाइज डीड है जिसे कोर्ट ने अप्रूव किया है और इसके साथ साथ कोर्ट ने फैसला किया है एक्विटल का बेस्ड ऑन द कॉम्प्रोमाइज डीड, उसकी भी जो है अपने कॉपी मेंटेन करनी होगी, ताकि इस तरह की समस्याओं में जो वो कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने तत्समय कॉपीज नहीं ली और फिर ये मालूम पड़ा कार्रवाई पेंडिंग है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, तब कॉपीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तब बहुत पैनिक होगा। तो इस बात की भी संभावना है कि इमरजेंसी में आपको अधिक कॉस्ट जो है पे करना पड़ जाए। इसलिए बार बार कहता हूं कि सावधानी जो है बचाव है। इसलिए ये प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने आपको बताए, इसको ध्यान में रखिएगा जब कभी भी आप इस तरह की प्रॉब्लम को जो है डील विद कर रहे हैं। तो कोई स्थिति पैनिक नहीं है, पैनिक हम खुद क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर समझदारी दिखाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं दिखाएंगे समझदारी तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।